हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर और बनाया था जिसके अंदर लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है और आपके कोर्स में किस किस टॉपिक की क्या क्या वेटेज है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम ऑफिशियली कंपनी लॉ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को ना बुक से स्टार्ट करने से पहले हमारे को बहुत सारा कुछ समझना पड़ेगा। तो अभी अगला 1-1.5 घंटा 1 to 1.5 आवर तो हमारा एक बेस बनाने में लग जाएगा। शायद हम उसके बाद बुक पे आएंगे और शायद उसके बाद भी नहीं आएंगे। मतलब बुक से भी स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे को बहुत कुछ बताना है इसके बारे में। बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, मजा आएगा, यू विल लव इट। जिसको लॉ का एल भी नहीं आता ना उसको भी एक एक चीज समझ आएगी। स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को स्टार्ट करने से पहले सर हम क्या स्टार्ट करने हैं सर, कंपनी लॉ का पहला चैप्टर। तो थोड़ा सा पहले कंपनी लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। सर हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। सर शब्दों को पकड़ते हैं। सर 2013 वर्ड क्या डिनोट करता है कि ये लॉ इंडिया में कब आया होगा? 2013 में आया होगा। एक्ट का मतलब क्या होता है सर? एक्ट का मतलब लॉ होता है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और एक्ट बनता कैसे है हमने इसके बारे में भी बात की थी कि सर कोई भी एक्ट बनने से पहले एक बिल होता है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और बिल का मतलब क्या होता है? एक ड्राफ्ट लॉ। फिर उस बिल को क्या करते हैं हम? एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, फिर उस बिल को हम क्या करते हैं? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं सर? हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देते हैं? अपनी असेंट। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, उसके ऊपर सहमति देना, उस बिल के ऊपर अपने साइन कर देते हैं। सर जैसे ही ये उस बिल के ऊपर साइन करते हैं देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और जैसे ही वो एक्ट बन गया मतलब वो लॉ बन गया। ठीक है जी। सर एक चीज याद रखना, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा, अगर वो स्मॉल होगा तो वो एक्टिविटी बन जाएगा। तो एक्टिविटी नॉर्मल कुछ हम कर रहे हैं वो वाली एक्टिविटी। एक्ट लॉ के लिए जो हम एक्ट वर्ड यूज करते हैं, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होता है। अच्छा एक चीज और, ये एक्ट तो बन गया सर, हमने इसके ऊपर ये बात की थी कि सर जब ये एक्ट बन गया तो उसके बाद ये इफेक्टिव कब से होगा, मतलब जनता इसको फॉलो कब से करेगी। तो सर उसके बारे में हमने बात की थी कि सर ये एक्ट बनने के बाद इसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या है इसके बारे में मैंने वो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, आप वहां जाकर देख सकते हो। भारत सरकार की एक वेबसाइट है, वहां पे अपलोड करते हैं और ये भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट है, उसको वहां अपलोड करते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट में पब्लिश करने के बाद जब ये लॉ आया तो इसकी एक इफेक्टिव डेट बता दी जाती है कि भैया ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई है उसके अंदर तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं समझाने के लिए। जैसे मान लो कोई लॉ है जिसको प्रेसिडेंट ने, कोई भी लॉ, अभी मैं कंपनी लॉ की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लो ये एक्ट बना है, इसको प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी थी, साइन करे थे 1/1/2027 को। प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन करे थे। अच्छा जैसे ही साइन करे तो एक्ट बन गया और इसको मान लेते हैं सेम डे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश भी कर दिया। सेम डे क्या कर दिया? ऑफिशियल गजेट में जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन करे पब्लिश कर दिया। और इसमें लिखवा दिया गया कि भैया ये वाला लॉ आने के बाद ये वाला लॉ 15 मार्च 2027 से इफेक्टिव होगा। अच्छा लॉ आया कब था? 1 जनवरी 2027 को। और उसमें लिखवाया क्या गया कि ये लॉ कब से इफेक्टिव होगा? 15 मार्च 2027 से। अगर कोई ऐसी इफेक्टिव डेट बताई है लॉ में तो उस डेट से इफेक्टिव होगा।
अगर कोई ऐसी डेट नहीं बताई, अगर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी दिन से इफेक्टिव होगा। जैसे अगर 15 मार्च बताई थी तो 15 मार्च से, अगर 15 मार्च नहीं बताई थी तो पब्लिश कब किया गया था 1/1/2027 को, तो उसी दिन से ये लॉ इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब जनता के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑफिशियल गजट दिखता कैसे है, मैंने तुम्हारे लोगों को दिखाया भी था, ये रहा, देखो ये ऑफिशियल गजट है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट से, मतलब हर लॉ की अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे इनकम टैक्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कंपनी लॉ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो ये वहां से डाउनलोड हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी अमेंडमेंट आती है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी नया लॉ आता है, वो वहां अपलोड हो जाता है, कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। पहले ये हिंदी में होता है, बाद में इंग्लिश में होता है। अगर आप यहां पे देखो तो ये लॉ कब आया था, 10 Feb 2026 को ये आया था। इस लॉ में क्या लिखा वो बाद में बात करेंगे। आया कब था, 10 Feb 2026 को, और यहां पे लिखा है कि इफेक्टिव डेट क्या है, 16 Feb 2026। इसका मतलब ये कि आया अलग दिन है, इफेक्टिव डेट अलग है। अगर ऐसी इफेक्टिव डेट बताई है तो अब ये 16 Feb से ही इफेक्टिव होगा। अगर कोई ऐसी इफेक्टिव डेट नहीं बताई होती तो जिस दिन ये पब्लिश किया गया था, कब पब्लिश किया गया था 10 Feb को, उसी दिन से लॉ इफेक्टिव हो जाता, मतलब जनता के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता। ठीक है जी। ये बात खत्म होने के बाद अभी हम शब्दों को पढ़ रहे थे। मैंने क्या बोला सर सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या बोला, 2013 वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि लॉ इंडिया में 2013 में आया होगा। एक्ट वर्ड का मतलब क्या है कि सर एक्ट का मतलब होता है लॉ। कंपनीज वर्ड का मतलब क्या है कि सर ये लॉ कंपनीज में डील करता है। अब थोड़ा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने बोला एक्ट का मतलब लॉ है, लेकिन ना एक्ट कभी भी अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता। कंप्लीट लॉ कब बनता भी उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा, अभी हम पढ़ के रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। सर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर टोटल में अगर मैं बात करूं, जब ये लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो इसके अंदर टोटल में 470 सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, एंड ये कंपनी लॉ 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। मतलब लॉ मेकर ने जब ये लॉ बनाया तो इसमें टोटल में कितने चैप्टर रखे, 29। उस चैप्टर्स को कितने 29 चैप्टर में बांटकर उसमें कितने सेक्शंस कवर्ड है, टोटल में 470, एंड 7 शेड्यूल्स हैं। सर शेड्यूल्स क्या होते हैं, सर सेक्शंस का मतलब होता है मेन लॉ, जो हमारा लॉ है, कंटेंट क्या है लॉ का वो यहां लिखा होता है। शेड्यूल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स में होते हैं फॉर्मेट्स। जैसे आप लोग अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते थे स्कूल लेवल पे भी, और अभी आप जिस भी स्टेज पे पढ़ रहे हो, जिस भी कोर्स में, तो उसमें क्या होता है कि सीए सीएसए में कुछ भी, तो जब वहां पे भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो वहां पे जब बैलेंस शीट बनाते थे आप अकाउंट्स में, तो वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते थे। तो वो शेड्यूल 3 कहां का था, कंपनी लॉ का। तो शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ था। यहां पे आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो एसएलएम मेथड से, डब्ल्यूडीवी मेथड से, स्कूल लेवल पे पढ़ाया गया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसका तरीका क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो सब कहां बताया होगा, कंपनी लॉ के शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट के वगैरह के बारे में बताया हुआ है। इसका मतलब शेड्यूल्स में क्या होते हैं, फॉर्मेट्स। तो अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं ना, तो प्रैक्टिकली ये मैं तुम्हारे को जो कह रहा हूं कि कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस हैं और 29 चैप्टर में डिवाइडेड है, तो वो कैसे डिवाइडेड है जरा दिखा देता हूं तुम्हारे को, प्रैक्टिकली देख लो। ये हम एमसीए की साइट पे गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, यहां पे एक्ट एंड रूल्स पे गए, यहां पे एक्ट में गए, कंपनीज एक्ट। जब हम यहां कंपनीज एक्ट में गए तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो कंपनी एक्ट आ गया टोटल में। तो यहां पे चैप्टर नंबर देखो, चैप्टर 1 2 3 4 करते 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 लास्ट चैप्टर नंबर कौन सा, 29। अच्छा चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस कवर्ड हैं, देखो सेक्शन 1 एंड 2। चैप्टर 2 के अंदर कितने सेक्शंस कवर हैं, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक। और लास्ट चैप्टर नंबर कौन सा है, 29, मिसलेनियस नाम है उसका। तो उसमें सेक्शंस कितने कवर्ड हैं, 447 से लेकर लास्ट सेक्शन नंबर कौन सा है, 470। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मतलब कंपनी लॉ में टोटल में 29 चैप्टर्स एंड 470 सेक्शंस हैं।
और वो 470 सेक्शन 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और फिर उसके बाद मैंने बताया कितने शेड्यूल्स हैं, 7। तो ये शेड्यूल 1, ये पूरा शेड्यूल 1 ही चल रहा है। फिर उसके बाद शेड्यूल 2 देखो, यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, शेड्यूल 2 उसमें डील करता है। शेड्यूल 3 जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये शेड्यूल 3 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट शेड्यूल नंबर कौन सा है, शेड्यूल 7। इसका मतलब कंपनी लॉ में जो हमने बात करी, सर कंपनीज एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं एंड 29 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई कंपनी लॉ का की स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि आप लोगों को आपके कोर्स में पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सीएमए के कोर्स के अंदर, तो सीएमए इंटर के बच्चों को 1 से लेकर 205 तक के सेक्शंस पढ़ाए जाते हैं, उसमें से भी बीच बीच में कुछ सेक्शन नहीं पढ़ाए जाते। इसका मतलब पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता। फिर अगर मैं सीएमए फाइनल के बच्चों की बात करूं तो उनको भी 1 से लेकर 470 के बीच में कुछ सेक्शंस काटे गए हैं, जो इंटर में कवर हो गए हैं वो वहां नहीं पढ़ाए जा रहे, वो फाइनल में पढ़ाए जा, जो इंटर में कवर नहीं होते वो फाइनल में पढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ इंटर वाले ही रिपीट होते हैं। तो इन फाइनल वाले बच्चों को भी 470 में से 200 से 250 तक ही सेक्शंस पढ़ने होते हैं। फिर ऑन द अदर हैंड अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के बारे में बात करूं तो वो लोगों को भी 470 में से 250 सेक्शंस के आसपास पढ़ने होते हैं। और सीए इंटर वालों को भी 1 से लेकर 148 तक 150 तक के सेक्शंस जनरली पढ़ने होते हैं। इसका मतलब ना सबके कोर्सेज में सेक्शंस बटे पड़े हैं, सबके अलग अलग, मतलब को पूरा कंपनी लॉ किसी को भी नहीं पढ़ाया जा रहा। फाइनल लेवल तक पूरा कवर हो जाता है। जैसे इंटर में आप लोग आधा पढ़ोगे, आधा फाइनल में पढ़ोगे, सीएमए वाले सेम ऐसे ही, सीए वाले भी इंटर में आधा पढ़ेंगे, आधा फाइनल में, सेम ऐसे सीएस वाले भी एग्जीक्यूटिव में आधा, बाकी फाइनल में। तो पूरा बनने तक जब आप सीए सीएस सीएम में बन जाओगे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक एक स्टेज के ऊपर पूरा नहीं पढ़ाया जाता, पूरा एक बार में नहीं पढ़ाया जाता 470 सेक्शंस को। अच्छा सर, ये जो मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं, क्या सर ये इंडिया में पहला कंपनी लॉ है? इससे पहले कोई इंडिया में कंपनी लॉ नहीं था? सर इससे पहले भी इंडिया में कंपनी लॉ था। अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ इंडिया में पहली बार आया। अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो एक कंपनीज एक्ट 2013 है जो अभी हमारे इंडिया में चल रहा है। इससे पहले इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट 1956 होता था। उससे पहले भी इंडिया में कंपनीज एक्ट 1913 होता था। एंड सोन 1800 की सदी में भी बहुत सारे थे। और शुरुआत कब से हुई थी? जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वहां से इंडिया में कंपनी लॉ की शुरुआत हुई थी। तो सर एक क्वेश्चन है कि जब कंपनीज एक्ट 1956 इंडिया में चल रहा था, तो अच्छा खासा चल रहा था, तो 2013 वाला कंपनीज एक्ट लाए ही क्यों? बेटा उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं हमेशा एक चीज बताता हूं। जब इंडिया में आप कभी भी देखो कि एनवायरनमेंट कितना डायनामिक है। एक बात बताओ, जो आज से 50 साल पहले लोगों का रहने सहने का लाइफस्टाइल था, खाने पीने का लाइफस्टाइल था, अर्निंग्स थी, क्या वो सब आज भी सेम है या बदल चुकी हैं? बहुत ड्रास्टिकली बदल चुकी हैं। तो वो जो लॉ बनाया गया होगा कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, वो उस जमाने के हिसाब से बनाया गया होगा। और आज के जमाने में जब हमें लगा कि यार जब जमाना बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेश कंपनी लॉ को लाया गया, जिसका नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 2013। अब तो इसको भी आए हुए कई साल हो गए, लेकिन स्टिल। अच्छा, अब 2013 अब आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर एक बार आ गया तो कहानी खत्म हो गई। इसमें क्या होता है, जब कोई नया लॉ आता है, तो मैंने क्या बोला, एनवायरमेंट डायनामिक है, तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो उसमें भी फिर क्या करे जाते हैं? चेंजेस करे जाते हैं, और उसके लिए पास किया जाता है अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, करेक्ट। अब इसमें जब ये 2013 में जब ये एक्ट आया, तो आने के बाद हमें लगा, अच्छा ये जब आया था तो उस टाइम पे इंडिया में बीजेपी की सरकार, सॉरी कांग्रेस की सरकार थी 2013 में। फिर उसके बाद आपको पता 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी वालों को लगा यार ये तो हमारे मतलब का लॉ ही नहीं है, इनको तो चेंज कराना पड़ेगा। अपने वो देखो सारी सरकारें चोर हैं, वो वाले भी, अच्छा कोई भी नहीं है, बुरा भी कोई भी नहीं है, सब में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। तो हुआ क्या कि हर सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाती है। तो हुआ क्या, जब ये लॉ लाया गया था, कंपनीज एक्ट 2013 को जब लाया गया था, तो उस टाइम पे इस लॉ के अंदर, इस वाले की अगर मैं बात करूं कंपनी 2013 की,
तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, फिर बाद में क्या आई, बीजेपी की सरकार आई। तो जब ये बीजेपी की सरकार आई तो इन लोगों को 2014 में आई, तो ये लोग एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। देखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, अमेंडमेंट मींस चेंजेस। जब हम बोलते हैं ना अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट का नाम बदल जाएगा, अब हम इसको कंपनीज एक्ट 2015 बोलेंगे, नहीं, हम इसको बोलेंगे तो आज भी कंपनीज एक्ट 2013 ही, जब तक पूरा लॉ रिप्लेस नहीं होता। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 की जगह जब 2013 आया तो वो पूरा एक्ट ही हटा दिया गया था, लेकिन यहां पे क्या एक्ट हटाया गया, खाली अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि उस एक्ट के कुछ सेक्शंस को चेंज किया गया, तो इसलिए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो जब हम अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाए तो नाम हम इसको अब भी क्या बोलेंगे, 2013, बस 2013 वाले एक्ट में कुछ सेक्शंस को चेंज कर दिया गया। फिर सरकार को लगा यार अभी भी मजा नहीं आया, वो फिर एक और अमेंडमेंट लेकर, एक्ट लेकर आए, और उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम क्या था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। फिर इनको लगा यार मजा अभी भी नहीं आया, फिर ये एक और अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, और उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर एक और अमेंडमेंट लेकर आए, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। एंड सो ऑन। इसका मतलब समय के हिसाब से चेंजेस लाए गए, बार बार चेंजेस लाए गए। जो सरकार को लगा कि ये सेक्शंस हटाने हैं और इसकी जगह नए लेकर आने लगो, लेकिन नाम इसका अभी भी क्या कहलाएगा, कंपनीज एक्ट 2013, जब तक पूरा नया कंपनी लॉ फ्रेश नहीं आ जाता। अमेंडमेंट, अच्छा एक चीज और, एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, तो उसको चेंज भी कौन करेगी, अमेंडमेंट भी कौन लाएगी, पार्लियामेंट। तो अमेंडमेंट एक्ट लाने का भी सेम रूट होता है जो एक्ट को पास करने का रूट होता है, मतलब वही, पहले वो बिल होगा, फिर उसे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे, फिर प्रेसिडेंट के साइन कराएंगे, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा, फिर ऑफिशियल गजट पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई जाएगी तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई जाएगी तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। इसका मतलब इसको लाने का प्रोसेस पूरा सेम होता है, ठीक है जी। और ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से पास कराना कोई मजाक नहीं है। आपको पता है पार्लियामेंट 12 महीने नहीं बैठती सिटिंग में, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, ऑटम सेशन, तो उसके अंदर वो सेशन के अंदर ही बैठते हैं और आपको उस सेशन में अप्रूव करवाना है। और अब ऐसा नहीं है ना कि पार्लियामेंट सेशन में बैठ गई तो आप ही का लॉ अप्रूव करेगी। इंडिया में इतने सारे लॉ हैं, सारे लॉ के बारे में देखना होता है, इसलिए हर बार पार्लियामेंट के सेशन में कभी अप्रूव हो पाता है, कभी अगले पार्लियामेंट के सेशन का वेट करना पड़ता है चेंजेस को अप्रूव करवाने के लिए। तो ले देखिए अभी करंट में चल क्या रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन उसमें कई बार अमेंडमेंट आ गई, और अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस जो अलग अलग समय पे लाई गई, ताकि वो आज के समय के हिसाब से यूजफुल रहे, जो आज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कंटिन्यूटी में चलता रहे। ठीक है जी, एक ये बात हमारे को समझ आ गई। तो अभी हमने ये समझा कि सर कंपनीज एक्ट में टोटल में कितने सेक्शंस हैं, 477 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स। और ये कंपनी एक्ट पहला एक्ट नहीं है, इससे पहले इंडिया में 1956 था, उससे पहले 1913 था, एंड सो ऑन। अच्छा एक चीज तुम्हारे को नॉलेज के लिए और बता दूं, कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसके अंदर आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, उसमें टोटल में 658 सेक्शंस थे। अच्छा, और नए वाले कंपनी एक्ट में कितने हैं जो अभी इंडिया में चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर टोटल में कितने सेक्शंस हैं, 470। इसका मतलब अगर आप देखो कि पुराने वाले में 478 सेक्शन, सॉरी 658 सेक्शंस थे, और नए वाले में 470 सेक्शंस हैं। इसका मतलब आप देखो तो नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। मोटा मोटा अगर आप देखो तो 200 सेक्शंस के आसपास कम हो गए। इसका मतलब मोटा मोटा अराउंड 200 सेक्शंस के आसपास रिड्यूस हो गए। तो क्या कंपनी लॉ छोटा हो गया? क्या ये जो कंपनी एक्ट 2013 है पहले के कंपैरेटिव में छोटा है, अब बच्चों को कम पढ़ना पड़ेगा? आंसर इज नो। इन लोगों ने क्या करा है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है
उसके अंदर सेक्शंस कम कर दिए हैं, रूल्स इंक्रीज कर दिए हैं। एक चीज याद रखना सर, सेक्शंस कहां पे होते हैं? एक्ट में। एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। और एक्ट किसने बनाया? कंपनी लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। सर जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स, ये कंपनी लॉ में बनाती है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रूल्स पार्लियामेंट नहीं बनाती, वो कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। और एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। तो इन लोगों ने क्या करा, पुराने वाले कंपनी एक्ट में 658 सेक्शंस थे, उसमें जो छोटे छोटे सेक्शंस थे उनको नए वाले कंपनी लॉ में मर्ज कर दिया, प्लस कुछ जगहों पे क्या करा, सेक्शंस को कम कर दिया, रूल्स को इंक्रीज कर दिया। रूल्स को इंक्रीज कर दिया। ऐसा क्यों करा, मैं उसका लॉजिक समझाता हूं, ऐसा क्यों करा। तो नए वाले कंपनी लॉ में क्या है, सेक्शंस कम है, रूल्स ज्यादा है, ऐसा, और इसी को हम स्केलेटन अप्रोच भी बोलते हैं। ऐसा क्यों करा, मैं अभी इसका लॉजिक समझाता हूं। देखो, जैसे भी मैंने तुम्हारे को बताया कि एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को एक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। वो पहले वो बिल बनेगा, फिर वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर अमेंडमेंट भी लेकर आनी है तो फिर वही लंबा प्रोसेस फॉलो करना है। तो कई बार क्या होता है, चीजों को फास्टर वे में चेंज नहीं करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए रूल्स लाए गए। रूल्स के लिए क्या है, एमसीए को लगा कि इस मैटर पे रूल बनना है, उन्होंने बना दिया। उन्हें लगता है इस मैटर पे रूल हटाना चाहिए, अमेंडमेंट लानी, हटा दिया। तो उसको रूल्स को चेंज करना और बनाना आसान है, इसलिए रूल्स को लाया गया। सर सेक्शन और रूल में फर्क क्या होता है? सर जो रूल्स होते हैं वो सेक्शन को चलाने के लिए लाए जाते हैं। इसका मतलब अगर एक्ट ही नहीं होगा तो रूल्स किसी काम के नहीं है। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे कंपनी लॉ में ना एक सेक्शन है 152, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। वो किस में डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। सर डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं, जो बंदे, उन्हें हम डायरेक्टर बोलते हैं। मान लो अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं और तो मैं शेयर होल्डर हूं, और अगर मैंने किसी बंदे को हायर करा जो हमारी उस पूरी कंपनी की चीजों को मैनेज करेगा, वो डायरेक्टर है। तो कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। वहां पे ना ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, तो विद इन 30 डेज में अपॉइंट करने के गवर्नमेंट को इंफॉर्म करेगी कि भैया हमने अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। कितने दिन में बताएगी? 30 दिन में। अच्छा, ये बात तो सेक्शन में लिखी है। अच्छा, वो सरकार को जो आप बताओगे किस फॉर्म में बताओगे, उसके लिए फॉर्म नंबर बताया हुआ है रूल्स में, और रूल में लिखा हुआ है कि आप सरकार को बताओगे फॉर्म नंबर DIR 12 में। ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे अवेलेबल होते हैं, वहां से डाउनलोड करके फिल करके सरकार के पास भेज दो। तो उस फॉर्म का नाम क्या है? DIR 12। ये बात कहां बताई गई है? रूल्स में। अच्छा, इसका मतलब एक बात बताओ, क्या रूल अपने आप में लॉ है? ये जो लॉ बन चुका है उसको चलाने में हेल्प कर रहा है, जो बना हुआ लॉ है उसको चलाने में हेल्प कर रहा है। लॉ तो पहले बन चुका है, डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो 30 दिन में सरकार को बताना है। किस फॉर्म में बताना है वो कहां लिखी हुई है बात? रूल के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि जो रूल्स हैं वो एक्ट को चलाने में आते हैं। अगर एक बात बताओ, ये एक्ट ही ना हो, ये सेक्शन ही ना हो, तो क्या रूल का कोई काम है? नहीं। लेकिन बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो बिना रूल के भी अपने आप में कंप्लीट है। इसका मतलब ये हो गया, सेक्शंस बहुत हद तक बिना रूल्स के चल सकते हैं, लेकिन रूल्स हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सेक्शन के ऊपर। वो सेक्शन की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए लाए जाते हैं, ताकि सेक्शन का प्रॉपर मीनिंग निकल सके। ठीक है, तो एक्ट और रूल में फर्क समझ आ गया अब आपको। तो नए वाले कंपनी लॉ में इन लोगों ने क्या करा है, जो अभी हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, इस वाले कंपनीज एक्ट में इन लोगों ने सेक्शंस कम कर दिए हैं। पुराने वाले में 658 थे, नए वाले में 470 हैं। रूल्स इंक्रीज कर दिए हैं, सेक्शंस कम, रूल्स ज्यादा। अच्छा, इसी को हम, अच्छा ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैंने तुम्हारे को लॉजिक समझ आ गया। सर सेक्शंस होते हैं एक्ट के अंदर, और एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, और अगर एक्ट के कोई सेक्शन को चेंज करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ेगा, और वो भी सेम उसी रूट से चलेगा जैसे नॉर्मल एक्ट बनता है, पार्लियामेंट के रूट से बिल, फिर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना वगैरह वगैरह, प्रेसिडेंट के साइन करना, और वो एक लंबा प्रोसेस है। और एनवायरमेंट डायनामिक है, चीजें समय के हिसाब से बदलती हैं, तो इस चक्कर में इन लोगों ने नए वाले कंपनी लॉ में रूल्स ज्यादा कर दिए, सेक्शंस कम कर दिए, ताकि चीजें समय के हिसाब से इजीली बदली जा सके। क्योंकि रूल्स बनाना और चेंज करना एमसीए का काम है, तो वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो रूल्स बनाएगी भी कौन? एमसीए। चेंज भी कौन करेगी? एमसीए। अच्छा, इसीलिए ना हम कहते हैं, एक चीज कहते हैं
कि नया वाला जो कंपनीज एक्ट है, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, एक चीज कही जाती है कि ये वाला जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये स्केलेटन अप्रोच पे लाया गया। कौन सी अप्रोच पे लाया गया? स्केलेटन अप्रोच पे। सर स्केलेटन अप्रोच का मतलब क्या होता है? सेक्शंस कम, रूल ज्यादा। अब इसे स्केलेटन क्यों बोलते हैं, लॉजिक समझाता हूं। जैसे सर ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं, अंदर जो हड्डियों वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, जैसे आप 17-18 साल के हो गए, आपकी हाइट ग्रो जितनी होनी थी वो हो गई, एक बार आप एडल्ट हो गए तो आपकी जितनी हाइट बढ़नी थी बढ़ गई, तो आपका स्केलेटन जितना ग्रो होना था वो हो गया। लेकिन जो आपका ऊपर का स्किन का स्ट्रक्चर है, क्या ये सेम रहेगा या समय के हिसाब से बदलेगा? समय के हिसाब से बदलेगा। आज आप जवान हो तो आपकी स्किन टाइट टाइट है, आप 40 साल के होगे तो स्किन पे हल्की हल्की झुर्रियां आएंगी, आप 60, 65, 70 साल के होगे तो स्किन लटकेगी, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर सेम है, वो जितना ग्रो होना था वो हो गया। इसका मतलब ये स्केलेटन अप्रोच का मतलब होता है। लेकिन क्या अंदर का स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होता? सर हड्डियां गलेंगी, हड्डी टूट भी सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर के स्ट्रक्चर में फिर भी चेंजेस कम आते हैं, ऊपर वाले में ज्यादा आते हैं। सेम उसी तरीके से स्केलेटन अप्रोच का मतलब क्या है? जो सेक्शंस है ना, सेक्शंस, वो है स्केलेटन, कि वहां पे चेंजेस कम आएंगे, और जो रूल्स हैं वो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वहां पे चेंजेस ज्यादा आएंगे। तो जिन जिन जगहों पे इनको पुराने वाले कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर लगता था कि जिन सेक्शनों में इनको लगता था चेंजेस ज्यादा आएंगे, उनको डाल दिया नए वाले कंपनी लॉ में रूल में, ताकि उसको चेंज करना आसान हो। और जिन जगहों पे लगता था इनको चेंजेस कम आएंगे, उन जगहों को डाल दिया इन लोगों ने सेक्शंस में, ताकि जब बहुत अर्जेंट हो तो चेंज करें, वरना ना करें। इसलिए हम इसे बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच। तो नया वाला कंपनी लॉ कौन सी अप्रोच पे बना है? स्केलेटन अप्रोच पे बना है। और स्केलेटन अप्रोच का मतलब क्या है? सेक्शंस कम, रूल्स ज्यादा। ठीक है जी। तो ये था हमारा कंपनी लॉ का बैकग्राउंड। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई। अब तुम्हारे को नया वाला कंपनी लॉ लाने से पहले क्या था, क्यों लाया गया, ये भी समझ आ गया। अब जरा एक बात करते हैं। मैंने तुम्हारे को बोला कि सर जो एक्ट वर्ड है, एक्ट का मतलब लॉ होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे को एक बात याद होगी, मैंने बताया था ऊपर कि एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता। सर जब मैं बोलता हूं ना लॉ, तो कोई भी लॉ कंप्लीट पता है कब बनता है? सर कोई भी लॉ कंप्लीट 5 चीजों को जोड़कर बनता है। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस प्लस जजमेंट्स। जब इन 5 चीजों को जोड़ देते हैं ना, तब जाके कंप्लीट लॉ बनता है, तब जाके कंप्लीट लॉ बनता है। सर अब इन 5 में फर्क क्या होता है, जरा ये समझाते हैं। सर एक्ट तो हमारा मेन लॉ है, ये हमारा मेन लॉ है, इसके अंदर सेक्शंस दिए होते हैं, इसमें क्या होते हैं? सेक्शंस। रूल्स मैंने, और ये कौन बनाती है? पार्लियामेंट। करेक्ट। सर ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स मैंने अभी आपको बताया, ये एक्ट को चलाने में हेल्प करते हैं, एक्ट की फंक्शनिंग को। अगर एक्ट ही नहीं होगा तो रूल्स का कोई काम नहीं है। तो रूल्स एक्ट की फंक्शनिंग को स्मूथ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि डायरेक्टर अपॉइंट करके 30 दिन में आपको बताना है सरकार को, लेकिन कौन से फॉर्म में बताना है वो कहां लिखा है? रूल्स में। तो रूल्स में ज्यादातर फॉर्म नंबर, टाइमलाइंस, कितने दिन में फाइल करना है, ये डेज वगैरह ये सब लिखा होता है। और ये रूल्स कौन बनाती है? कंपनी लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो एमसीए, सरकार बनाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर क्या होता है कि जब कोई नया लॉ आया, जैसे कंपनी एक्ट 2013 आया, अगर किसी सेक्शन में किसी जगह पे किसी को कोई डाउट है, जैसे मान लो मैं कोई सेक्शन इंटरप्रेट कर रहा हूं और मेरे को सेक्शन में डाउट आ रहा है, और मेरे को अकेले को नहीं आ रहा, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को उस पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत आ रही है कि उसकी अलग इंटरप्रिटेशन निकल रही है, हर बंदे की अलग इंटरप्रिटेशन निकल रही है। तो सरकार क्या करती है कि एक सर्कुलर इशू करके, एमसीए, यहां पे एमसीए इशू करती है, क्लैरिफाई करती है कि भैया इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन ये लेनी है। तो सर्कुलर का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मेरे जैसे बंदे को मुंह उठाकर कोई सेक्शन समझ नहीं आया तो आप सरकार को बोलोगे सर्कुलर इशू करो, नहीं। अगर एक दो बंदों को ऐसी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपकी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को सेम सेक्शन में दिक्कत आ रही है इंटरप्रेट करने में, तो सरकार उसको क्लैरिफाई करती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या लेनी है। तो जो सर्कुलर, उसे जब वो क्लैरिफाई करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई नया लॉ आता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे अपलोड कर दिया जाता है, और उसमें वही ऑफिशियल गजट को पब्लिश करना, उसी को हम बोलते हैं नोटिफाई करना, कि उसमें बता दिया जाता है किस डेट से इफेक्टिव होगा। और जजमेंट्स क्या होती हैं? सर हर सेक्शन के ऊपर सरकार, कोर्ट्स जजमेंट पास करती है,
जो चीजें सेक्शन में मिसिंग होती है कई बार उसको सपोर्ट करने के लिए, तो होती जजमेंट्स, और ये कोर्ट्स इशू करते हैं। तो जब हम इन 5 चीजों को जोड़ देते हैं ना, तब जाकर कंप्लीट लॉ बनता है। तो लॉ क्या होता है आपको ये भी समझ आ गया। तो आई होप आपको ये कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है ये भी बता दिया। वैसे कौन बनाता है ये सब हमने पूरी डिटेल में पहले वाले लेक्चर में बात की थी, जिससे पहले वाला था इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। अब आगे की बात करते हैं जरा कंपनी लॉ में। अब आगे क्या कह रहा हूं जरा वो देखना। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसा एक बात समझने वाली है कि अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हम कंपनी किसको मानेंगे, अभी ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी ये भी सिखाऊंगा आज वाली क्लास के अंदर ही कि हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आखिर कंपनी मानते किसको है। सर ये जो मैकडी है, डोमिनोज है, ये जो ज़ारा है, गुची है, वर्साचे है, ये जो बाहर के इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो इंडिया में आकर काम कर रहे हैं, क्या ये कंपनियां हैं? हम इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या ये रिलायंस, ये टाटा, क्या ये कंपनियां हैं? सर ये तो कंपनियां हैं। तो क्या सर ये मैकडी डोमिनोज कंपनियां हैं? अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या है क्या नहीं, वो भी आगे जाके बात करेंगे। अभी ना कुछ कंपनी लॉ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं कि ये कंपनी लॉ को चलाता कौन है, कंपनी लॉ चलता कैसे है। ये क्लास बहुत जरूरी है तुम्हारे पूरे कंपनी लॉ के बेस के लिए जो मैं कराने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना कुछ बातें। सर पहली बात तो हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सर ये जो कंपनी शब्द है ये डिराइव कहां से हुआ। तो सर कंपनी शब्द 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। एक शब्द है कॉम और एक शब्द है पनीस। एक शब्द है पनीस। सर कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर। कॉम का मतलब क्या होता है? विद और टुगेदर। सर पनीस का मतलब क्या होता है? सर ब्रेड और मील। ब्रेड और मील। तो अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ दें, दोनों शब्दों को जोड़ दें तो क्या बना? टुगेदर टेकन अ मील। टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उसी तरीके से इकट्ठा काम करने को भी आज की डेट में क्या बोला जाता है? कंपनी बोला जाता है। अच्छा वैसे भी हम जो ट्रेडिशनल वाला कंपनी है टुगेदर टेकन अ मील, वो तो हम आज भी यूज करते हैं। कई बार हम अपने दोस्त यार को नहीं बोलते, कई बार हम दोस्त को बोलते नहीं चल यार रेस्टोरेंट चलते हैं, साथ में कंपनी दे दियो, इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो इसका मतलब हम कंपनी शब्द आज भी वो इकट्ठा बैठ के खाना खाने को जो कंपनी बोला जाता था वो आज भी हम बोलते हैं। लेकिन कंपनी शब्द डिराइव कहां से हुआ आपको ये बता रहा है। तुमको अगर पता, तुम कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो मैं पता होना चाहिए कंपनी शब्द डिराइव कहां से हुआ। तो वो 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। एक होता है कॉम, दूसरा होता है पनीस। कॉम का मतलब क्या होता है? विद और टुगेदर। पनीस का मतलब क्या होता है? ब्रेड और मील। तो दोनों को जोड़ दें, टुगेदर टेकन अ मील। ठीक है जी। तो ये तो कंपनी शब्द डिराइव कहां से हुआ ये बात हो गई। जरा आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये पूरे कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर है कि कंपनी लॉ चलता कैसे है पूरा। सर आपको यह पता है, सर ये जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं 2013, सर ये एक्ट किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। सर पार्लियामेंट ने एक्ट तो बना दिया, पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट तो बना दिया, लेकिन इस एक्ट को चलाना कैसे है? चलाने का मतलब कि अगर कोई बंदा इस एक्ट में क्राइम करेगा तो उसको सजा कैसे मिलेगी? कोई कंपनी इस लॉ को ढंग से जो बना है, इस लॉ को ढंग से फॉलो कर भी रही है नहीं कर रही? ये लॉ जब बना है तो किस डेट से लागू होगा, कौन इसको फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा, वो सब काम पार्लियामेंट ने खुद नहीं करा। पार्लियामेंट ने सिर्फ लॉ बनाकर छोड़ दिया, कंपनी एक्ट बनाकर छोड़ दिया। पार्लियामेंट ने इस कंपनी एक्ट को चलाने का पूरा काम एडमिनिस्टर करने का, इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्टर, संभालना, इस पूरे कंपनी लॉ को संभालने का काम डेलीगेट कर दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिया, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं सीजी। ठीक है, चिज्जी नहीं है ये, सीजी। तो इसका मतलब एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन इस एक्ट को संभालने का काम, पूरा एडमिनिस्टर करने का काम सारा किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करा कि यह काम आगे फर्दर डेलीगेट कर दिया और इंडिया में 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाई गई।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, इस काम को, अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर दिया, फर्दर डेलीगेट कर दिया, और इंडिया में 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाई गई। क्या बनाई गई? 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इसको हम 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर आप कहानी समझो तो हुई क्या है, सबसे पहले पार्लियामेंट ने कंपनी एक्ट बनाया, और इस कंपनी एक्ट को संभालने का काम किसको हैंड ओवर करा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो लीडिंग सरकार जो चल रही है, जैसे 2013 में लीडिंग सरकार, उस टाइम पे जब ये एक्ट आया उस टाइम पे कांग्रेस थी, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कांग्रेस था। फिर वो 2014 में बीजेपी आ गई थी, तो उस टाइम पे जब ये उसके बाद ये सारा कंट्रोल कांग्रेस के हाथ से निकलकर किसके हाथ में चला गया था? बीजेपी के हाथ में चला गया था। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। उसको आगे संभालने की पावर किसको, एडमिनिस्टर करने की पावर किसको डेलीगेट कर दी? डेलीगेट मींस सौंप दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को फर्दर कितने लेवल में डेलीगेट करा? 3 लेवल्स में। उसको हम 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। अब ये 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या है, बट ध्यान से सुनना। देखो हमारे इंडिया में इन्होंने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे ऊपर एक बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये पूरे इंडिया में एक ही है, और ये दिल्ली के अंदर है, शास्त्री भवन में। इसका काम क्या है अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसको हम शॉर्ट में एमसीए बोलते हैं। सबसे पहले इंडिया में इन्होंने जब अपनी पावर डेलीगेट करी तो सबसे पहले इंडिया में एक एमसीए क्रिएट करा। उसके नीचे हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 10 रीजन्स में डिवाइड करा। पहले 7 रीजन थे, पहले 7 रीजन हुआ करते थे, और बाद में ना ये 10 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। ये देखो हमारे इंडिया में ना, पहले भी बात करूंगा, चलो अभी पढ़वाऊंगा, ये नोटिफिकेशन है सरकार की, बात करेंगे अभी, इसको दिखाऊंगा क्या है ये। तो सबसे पहले क्या करा, एक एमसीए क्रिएट की गई। इसका काम क्या अभी हम बात करेंगे। उसके नीचे क्या बनाया गया, हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 10 रीजन में डिवाइड करा गया, और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाया गया। उसको हम नाम देते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर। बाय क्वालिफिकेशन से आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो इसके नीचे क्या बनाए गए, 10 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए गए जो इसके नीचे काम करते हैं। किसके नीचे? एमसीए के नीचे। फिर इसके नीचे हमारे इंडिया में आरओसी क्रिएट करे गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो भी बंदा इंडिया में कंपनी बनाएगा तो वो अपनी सरकार के पास रजिस्टर कराएगा, तो वो रजिस्टर किसके पास होगी? आरओसी के पास। तो इंडिया में जनरली हर स्टेट के लिए एक आरओसी क्रिएट करा गया। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में ही 2 आरओसी हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे 2 स्टेट का एक आरओसी है, ऐसा भी है। और इसके नीचे इंडिया में 31 आरओसीज बनाए गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको हम शॉर्ट में आरडी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में आरओसीज बोलते हैं, ठीक है नहीं, आरओसी। अच्छा, ये भी पहले 25 हुआ करते थे, ये भी चेंज होकर 31 हो गए। तो अमेंडमेंट आने के बाद तो ये बढ़ते घटते रहते हैं इंडिया में आरडी आरओसी ना, सरकार बढ़ाती घटाती रहती है। सबसे पहले इंडिया में 22 आरओसी होते थे, फिर 25 हुए, अब 31 कर दिए। तो ये बढ़ते करते रहते हैं। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। मैं जनरली 1 फॉर ईच स्टेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना आरओसी है। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में ही 2 आरओसी हैं, और कुछ स्टेट ऐसे जहां पे 2 का 1 आरओसी है। ये डिपेंड पता है किस पे करता है, कॉर्पोरेट कल्चर कहां ज्यादा है। जहां कंपनीज ज्यादा है, जहां वर्कलोड ज्यादा है, वहां पे एक स्टेट में भी 2 आरओसी हैं। जहां पे कॉर्पोरेट्स कम है, वर्कलोड कम है, वहां पे 2 स्टेट के भी 1 आरओसी है, ऐसा है। तो अब मैं जरा बात करता हूं सर इनका काम क्या है, अब जरा बात करेंगे। अभी आप ऐसे समझो, पहले तो 3 लेवल पे बॉडी बनाई गई, 3 बॉडियां बनाई गई। इसको हम 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोलते हैं। सबसे ऊपर क्या बनाया गया, एक एमसीए। उसके नीचे क्या बनाया गया, 10 रीजनल डायरेक्टर, 10 आरडीज, और उसके नीचे क्या बनाया गया, 31 आरओसीज। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एमसीए सुपरविजनिंग करता है आरडी के ऊपर कि आरडी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आरडी सुपरविजनिंग करता है आरओसी के ऊपर कि आरओसी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर चले तो आरओसी कुछ भी गलत करेगा तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो आप आरडी के पास जाकर कि आरओसी ढंग से काम नहीं कर रहा। इसका मतलब आरओसी सारी रिपोर्टिंग आरडी को करते हैं, और कुछ भी गलत होगा तो आरडी एक्शन लेंगे। और आरडी किसको रिपोर्टिंग करते हैं, एमसीए को। तो नीचे से ऊपर चले जाओ या ऊपर से नीचे आ जाओ, ये हो गया।
ये तो होगा इनके रिपोर्टिंग वाला काम। इसका वाला एमसी किसको कंट्रोल कर रहा है? आरडी को, और आरडी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आरओसी को। प्लस इनके ना सबके इंडिविजुअल लेवल पे भी काम बटे पड़े हैं। एमसीए का काम क्या है सुपरविजनिंग के अलावा? सर पूरे कंपनी लॉ में जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? एमसीए। सर आरडी का काम क्या है? पूरे कंपनी लॉ में ज्यादातर स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना, स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। एग्जांपल, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, मर्जर हो रहा है, तो आपको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है तो आपको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आरडी का काम क्या है? अप्रूवल्स देना। फिर आरओसी का काम क्या है? सर कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग है वो सारी आरओसी के पास होती है। वो सारी किसके पास होती है? आरओसी के पास। जब आप कंपनी बनाते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। आप सरकार को बताओगे ना हम कंपनी बना रहे हैं इस जगह, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर रहे हो तो आप सरकार को फाइल करोगे तो वो आरओसी के पास फाइल होंगे। अब आपकी कंपनी बन गई, अब कंपनी के साल के बीच में नए डायरेक्टर आ रहे हैं, कंपनी नए शेयर होल्डर ला रही है, कंपनी में कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कंपनी का ऑडिट हो रहा है, तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन रेडी की जाती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी किसके पास फाइल होंगे? आरओसी के पास। प्लस अगर कंपनी कल को बंद होएगी तो बंद होते के टाइम पे अगेन डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएंगे वाइंड अप कराने के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्म की फॉर्म में बनते हैं। एक फॉर्म बनाए हुए सरकार ने इसके लिए फॉर्म बताए थे, बंद करोगे तो ये वाला फॉर्म फाइल होगा, चलाओगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो बनाओगे तो ये वाला फॉर्म, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो ये वाला फॉर्म, डायरेक्टर को रिमूव करोगे तो ये वाला फॉर्म, कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो ये वाला फॉर्म। तो ये बहुत सारे फॉर्म है। कुछ भी कंपनी में करोगे तो उसके लिए आपको सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ता है और उसके लिए सरकार ने अलग अलग फॉर्म बताए हुए हैं। तो वो सारे फॉर्म कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक के सारे किसके पास फाइल होते हैं? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो ये 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो गई। इसको हम बोलते हैं कंपनी लॉ के 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। कि कंपनी एक्ट को बनाया तो किसने? पार्लियामेंट ने, उसमें सेक्शंस हैं, लेकिन उसको चलाना कैसे है वो सरकार ने, पार्लियामेंट ने किसको पावर डेलीगेट करी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को फर्दर कितने लेवल में डेलीगेट करा? 3 लेवल्स में। 3 लेवल में, इसको हम 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। सबसे ऊपर क्या बनाया गया? एमसीए। उसके नीचे कितने आरडीज बनाए गए? 10 रीजनल डायरेक्टर्स। और उसके नीचे कितने आरओसीज? 31 आरओसीज। और पहले 25 होते थे आरओसीज और आरडी पहले 7 होते थे, अब 10 हो गए हैं। इन सबका इंडिविजुअल लेवल पे काम क्या है? एमसीए रूल्स बनाएगा, आरडी अप्रूवल देगा, आरओसीज के पास फॉर्म फाइलिंग होगी। ये पता मैंने अभी क्यों बताया? पता है क्या होगा? कंपनी लॉ, क्योंकि इन सबको पावर किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पे ना जगह जगह लिखा होगा कि ये वाले सेक्शन के लिए आने वाले टाइम पे रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल बनाने की पावर किसके पास है? एमसीए के पास। इसका मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे लिखा होगा कि ये वाला काम करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कौन देता? आरडी। इसका मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या? आरडी। वहां पे लिखा होगा ये वाला फॉर्म आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आरओसी। इसका मतलब किस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वो आपको एक्ट आगे नहीं बताएगा, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्लियामेंट ने जब एक्ट बनाया तो आगे का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया संभालने का। उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे 3 लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बना दी। अच्छा एक चीज और नॉलेज के लिए बताऊं, ये जो हम बोल रहे हैं ना आरडी, जो ऑफिस है उसका नाम है आरडी, आरडी ऑफिस। और जो अंदर सीनियर बंदा बैठा है उसका नाम भी आरडी ही है। तो जैसे अगर तुम आरडी ऑफिस में गए तो हम रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में, तो वहां पे जो टॉप लेवल पोजीशन पे बंदा है उसका नाम भी क्या है? रीजनल डायरेक्टर आरडी। जैसे कमिश्नर का ऑफिस होता है तो हम क्या बोलते हैं? कमिश्नर ऑफिस। और अंदर टॉप में जो बंदा बैठा है उसका नाम क्या है? कमिश्नर। तो सेम आरडी ऑफिस ऑफिस का नाम है और अंदर जो बंदा बैठा हो उसका नाम क्या है? रीजनल डायरेक्टर, जो टॉप पे है। हालांकि आरडी खुद जनरली पब्लिक डीलिंग नहीं करता, नीचे की तरफ जो उन्होंने नीचे असिस्टेंट वगैरह रखे होते हैं वही डीलिंग करते हैं। फिर सेम आरओसी के अंदर भी हम बोलते हैं आरओसी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस। और अंदर जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा है वो भी कौन है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये भी बाय क्वालिफिकेशन आईएएस ऑफिसर लेवल के ही लोग होते हैं, उस रैंक की। अच्छा ये जो मैंने तुम्हारे को बोला कि 31 आरओसीज हैं और 10 आरडीज हैं, अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं ना तो ये 10th Feb 2026 के अंदर चेंज कर दिए गए थे। 10th Feb 2026 को और 16th Feb 2026 से इफेक्टिव हो गए थे। पहले जो इंडिया में आरडी थे वो 7 थे। पता कहां थे? एक था मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक दिल्ली में, एक अहमदाबाद में, एक हैदराबाद में, एक शिलांग में। टोटल 7 थे, जो कि रिप्लेस होकर कितने हो गए? 10। अब कहां कहां है? अहमदाबाद में पहले भी था, आज भी है। बेंगलोर में पहले नहीं था, अब है। चंडीगढ़ में पहले नहीं था, अब है। चेन्नई के अंदर पहले भी था, अब भी है।
गुवाहाटी में बना दिया गया है, हैदराबाद पहले भी था अब भी है, कोलकाता पहले भी था अब भी है, मुंबई पहले भी था अब भी है। मुंबई में 2 आरडी हैं अब, एक मुंबई और एक नवी मुंबई, 2 आरडी ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि आपको पता है मुंबई साइड में कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज्यादा है। और एक न्यू दिल्ली, वो पहले भी था अब भी है। तो पहले 7 आरडीज थे, अब कितने हो गए? 10। ठीक है, ये तो हो गई आरडी की बात। आरओसी मैंने तुम्हारे को बोला टोटल कितने होगा? 31। ये देखो लिखा हुआ 31 आरओसी टोटल। अब से मैंने तुम्हारे को बोला जैसे कुछ कुछ स्टेट में 2 आरओसी हैं। जैसे अगर आप देखोगे सबसे पहले दिल्ली में ही देखो ना, पहले क्या होता था कि दिल्ली और हरियाणा का एक ही आरओसी होता था नेहरू प्लेस में। अब हरियाणा का सेपरेट आरओसी हो गया है और दिल्ली का अलग आरओसी हो गया, क्योंकि हरियाणा गुड़गांव जो है, गुरुग्राम हरियाणा में आता है और आजकल सारी कॉर्पोरेट्स वही हैं, तो इसलिए उन पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया था दिल्ली वाले आरओसी पे, तो हरियाणा का आरओसी सेपरेट कर दिया गया। तो अगर आप देखो अब दिल्ली में 2 आरओसी हैं, एक साउथ दिल्ली में है और एक जो एक आरओसी का नाम है आरओसी दिल्ली 1 और एक आरओसी का नाम है आरओसी दिल्ली 2। और इसमें एरिया बांट दिए गए हैं कि आरओसी दिल्ली 1 साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली इनको कवर करेगा, और आरओसी दिल्ली 2 सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये पेपर में नहीं आएगा तुम्हारे पास, ये सब नहीं पूछेगा कौन कौन से एरिया कवर करेंगे। तो सर मैं नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, तुम्हें सिर्फ नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में एक एमसी है, उसके नीचे 10 आरडीज है, उसके नीचे 31 आरओसी है, बस इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो उसके आरओसी हरियाणा है, ऐसे करते करते आरओसी चंडीगढ़ अलग है, ऐसे करते करते फिर यूपी में भी 2 आरओसी हैं। अगर आप देखो यूपी 1, फिर उसके आगे स्टेट्स कवर करी हैं, कौन कौन सी कवर है, अमेठी, अमरोहा वगैरह वगैरह। यूपी 2 के अंदर आगरा, अलीगढ़, बागपत, गाजियाबाद, ये सब कवर है। ऐसे करते करते टोटल में कितने आरओसी हैं? 31 आरओसी है। ठीक है जी, बस इतना ही याद रखना है। तो इसको हम बंद करते हैं जी। तो अब हम वापस आते टॉपिक पे। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि सर हमारे कंपनी लॉ में क्या बनाई गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाई गई जो पूरे कंपनी लॉ को संभालेंगी। इसमें सबसे टॉप लेवल पे क्या उनको पावर किसने दिया? सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट में खुद पे कहां से पावर आई थी? पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लेवल बॉडी में सबसे ऊपर टॉप पे कौन है? एमसीए। उसके नीचे कितने आरडीज? 10 रीजनल डायरेक्टर्स। उसके नीचे कितने आरओसीज? 31 आरओसीज। एमसीए किसको सुपरविजनिंग करेगा? आरडी को। आरडी किसको सुपरविजनिंग करेगा? आरओसी को। इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम है? एमसीए रूल्स बनाएगा, आरडीज स्पेसिफिक अप्रूवल्स देंगे और आरओसीज क्या करेंगे? सारी फॉर्म फाइलिंग कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की आरओसी के पास होगी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं नॉलेज के लिए, एक ना आरओसी का ही एक नया डिवीजन क्रिएट करा गया है जिसका नाम है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये आरओसी का ही एक नया डिवीजन है, सीआरसी, शॉर्ट में से सीआरसी बोलते हैं। और ये मानेसर में बनाया गया, गुरुग्राम में। मानेसर में बनाया गया, गुरुग्राम में। ये क्या है? ये आरओसी का ही डिवीजन है। मैंने तुम्हारे को बोला कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग आरओसी के पास होती है। तो जो कंपनी बनने वाला प्रोसेस होता है ना, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, कंपनी का नेम अप्रूवल करवाना, नया नाम लेना है, अप्रूव करवाना, वो सारा काम अब सीआरसी के हाथ में है। मतलब आरओसी के ही अंडर काम कर रहा है, लेकिन ये अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन बाकी का सारा काम कंपनी बनने के बाद का और कंपनी को वाइंड अप कराने का, वो सारा आज भी मेन आरओसी हैंडल कर रहा है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन वाला सारा मैटर अब आरओसी का एक नया डिवीजन है, सीआरसी, वो हैंडल कर रहा है। तो ये होता आरओसी के अंडर ही है। ठीक है जी, एक ये बात खत्म हो गई। तो टोटल कितनी है बॉडीज है? 3। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा ये कंपनी लॉ की कौन सी बॉडीज हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब ना कंपनी लॉ में ना एक बॉडी और होती है, ये देखो, ये बॉडीज कंपनी लॉ को संभाल रही हैं, रूल्स बना रही हैं, कंपनी लॉ के अप्रूवल्स दे रही हैं, फॉर्म फाइलिंग देख रही हैं। लेकिन अगर मान लो 2 कंपनियों का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे कोक और पेप्सी वालों की लड़ाई हो गई थी, या पतंजलि रामदेव बाबा की कंपनी की आए दिन लड़ाई होती रहती है अलग अलग कंपनियों से। तो ये जो कंपनियां बनती हैं, इनकी अगर आपस में डिस्प्यूट हो जाए कंपनियों का, या कंपनियों के अंदर कोई इंटरनल डिस्प्यूट हो जाए, तो इनके केसेस कहां जाएंगे? कोर्ट्स होते हैं। जैसे नॉर्मल बंदों की लड़ाई हो जाए, मैंने उसको मार दिया, तो कोर्ट में केस जाता है। तो ऐसे कंपनियों की अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो केस कहां जाएगा? उसके लिए अलग से बॉडी बनाई गई है। उन बॉडीज का नाम है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। देखो पहले ना मैं यहां पे लिख देता हूं जुडिशियल बॉडीज, यहां मैं लिख देता हूं जुडिशियल बॉडीज, और यहां मैं लिख देता हूं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है जी। देखो कंपनी, देखो पहले अगर हम नॉर्मल जुडिशियल बॉडीज की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे ऊपर टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट।
उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 1 में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट और सेशन सबसे लोअर लेवल पे होते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक, हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ये जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं। ये सब मैंने पहले लेक्चर में बात की थी, अगर नहीं देखा हो तो पहले उसी को देखना। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में फर्क क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस जाते हैं और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम केस यहां जाएगा, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। अगर कोई अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। ये तो हो गया नॉर्मल जुडिशियल बॉडीज, जहां पे नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे बंदों के अगर आपस में बंदों की लड़ाई हो जाए या पर्संस का आपस में, इंडिविजुअल्स का कोई डिस्प्यूट है तो केस जुडिशियल बॉडीज पे जाते हैं। अगर दो कंपनियों की आपस में लड़ाई हो जाए तो फर्स्ट टाइम केस जाएगा एनसीएलटी पे। एनसीएलटी क्या है सर? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको हम एनसीएलटी बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट के पैरेलल पे है। सबसे लोअर केस यहां जाएगा अगर दो कंपनियों की आपस में लड़ाई हो जाए या कंपनीज के बीच में कोई इंटरनल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाएगी एनसीएलएटी पे। एनसीएलएटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील से बना एपीलेट। तो फर्स्ट टाइम अगर दो कंपनियों की लड़ाई हुई तो केस एनसीएलटी पे जाएगा। अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाएगी एनसीएलएटी पे। अगर आप एनसीएलएटी के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, यहां पे हम इनको नाम क्या दे रहे हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सर क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज का मतलब क्या हो गया? सर ये कोर्ट जैसी दिख रही हैं लेकिन कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है कोर्ट? सर क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में तो हर तरीके का केस जाता है, मर्डर, डकैती, रेप, हर बंदे का। क्या यहां पे हर तरीके का केस जा रहा है या सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट जा रहे हैं? सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड कंपनीज के डिस्प्यूट जाएंगे, यहां पे हर तरीके का केस नहीं जाएगा। इसलिए इन्हें जुडिशियल बॉडीज नहीं बोल रहे, क्या दे रहे हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्योंकि कोर्ट जैसी दिख रही है लेकिन कोर्ट प्रॉपर नहीं है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पे सेशन कोर्ट होते हैं, तो उसके पैरेलल पे यहां पे लोअर लेवल पे क्या बनाया? एनसीएलटी। फर्स्ट टाइम केस यहां जाएगा, दो कंपनीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कंपनीज में अगर कोई इंटरनल डिस्प्यूट होता है, अगर वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होता तो अपील कहां जाती थी? हाई कोर्ट में। और अगर वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होता तो हाई कोर्ट से भी अपील कहां जाती थी? सुप्रीम कोर्ट पे। तो यहां पे केस सबसे पहले एनसीएलटी पे जाएगा कंपनी लॉ में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी? एनसीएलटी पे। और अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, अब इसमें भी देखो दो चीजें, कंपनी लॉ में भी क्या है कि अगर देखो दो तरीके के केस होते हैं, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल। सिविल केस और क्रिमिनल केस में फर्क क्या है? जहां पे आपको आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा जहां पे जेल हो रही है आपको, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा जहां पे जेल नहीं है, खाली जुर्माना देना है 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, तो वो सिविल ऑफेंस है। अगर सिविल ऑफेंस है कंपनी लॉ में तो वह एनसीएलटी पे जाएगा, अगर सिविल ऑफेंस है तो। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो एनसीएलटी की जगह पे यहां पे कंपनी लॉ में कोर्ट्स बनाए गए हैं, उनका नाम है स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स ये कंपनी लॉ में बनाए गए हैं, यहां पे क्रिमिनल केस जाते हैं, क्रिमिनल केसेस जाते हैं, सिविल केस नहीं आते, क्रिमिनल। अच्छा, अपील आप ऊपर एनसीएलटी में करोगे तो वहां तो आपको पता है कि
वो सारे मैटर देख लेते हैं और उसके बाद ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही है। अच्छा, अब इनको क्यों बनाया गया, एनसीएलटी और एनसीएलटी को अलग क्यों बनाया गया? उसका लॉजिक है बहुत सिंपल। इनको बनाने का लॉजिक, हमारे इंडिया में अगर एक बार कोर्ट में केस चला जाए तो आपको पता है 5-5 साल 10-10 साल तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। अब कंपनीज का अगर आपस में डिस्प्यूट हो गया तो कंपनीज में तो हैवी अमाउंट का, जैसे मान लो पैसे का लेन देन है, तो कंपनियों में तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500-500 करोड़ का लेन देन है। अब इतने इतने अमाउंटों का डिस्प्यूट हो जाए और इतना इतना केस इतने अमाउंट को लेकर चलता रहे तो बहुत सारे लोग तो मर जाएंगे, नुकसान में इतना पैसा। तो इधर कंपनीज के केस में इतना हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है डिस्प्यूट का, तो फास्टर रेमेडी चाहिए होती है ताकि मैटर आर पार होए, कौन जीतेगा कौन नहीं, जल्दी क्लियर होए। तो इसलिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज बनाई गई, क्योंकि एनसीएलटीज वगैरह में केस 6 मंथ से लेकर 1 ईयर में सॉल्व हो जाता है। तो फास्टर रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए और कोर्ट्स का वर्कलोड कम करने के लिए इंडिया में क्वासी जुडिशियल बॉडीज बनाई गई। तो अभी हमने कंपनी लॉ में 2 तरीके की बॉडीज पढ़ी। एक तो पढ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जिसमें टॉप लेवल पे कौन था, एमसीए, देन उसके नीचे आरडीज, देन उसके नीचे आरओसीज। फिर हमने पढ़ ली कंपनी लॉ में क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जहां पे कंपनी लॉ के केस जाएंगे, जिसमें सबसे लोअर लेवल पे क्या है, एनसीएलटी। फर्स्ट टाइम केस यहां जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हो तो अपील का जाएगी एनसीएलटी, अगेन सेटिस्फाई नहीं हो तो अपील का जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, एक चीज और, जैसे कोर्ट्स होते हैं, यहां पे जो भी बंदा केस लड़ने जाता है खाली एडवोकेट को अलाउड है। ओनली कौन केस लड़ सकता है, एडवोकेट। सीए सीएस को केस लड़ना अलाउड नहीं है। लेकिन एनसीएलटी और एनसीएलटी की खासियत क्या है, अगर कंपनीज में कोई भी डिस्प्यूट हुआ आपस में तो यहां पे केस सीए सीएस सीएमए और एडवोकेट्स कोई भी लड़ सकता है। मान लो आप किसी कंपनी में एज अ सीए सीएस या सीएम में जॉब करते हो, आप एडवोकेट नहीं हो और आपकी कंपनी का कोई केस है और आप अपनी कंपनी को के बिहाफ पे केस लड़ना चाहते हो अपनी कंपनी का, तो आप लड़ सकते हो, भले ही आप पे एडवोकेट की डिग्री नहीं है, एनसीएलटी और एनसीएलटी तक। लेकिन अगर केस एनसीएलटी से भी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तो यहां पे तो अभी भी पावर खाली किसके पास है, एडवोकेट के पास ही है। तो इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम सीएसीएस सीएमए वाले लोग हैं, हमारा तो एक रोल और भी हो गया, वकील वाला, सपना पूरा हो गया। अगर किसी को वकील केस लड़ने का शौक है कोर्ट कचहरी में, तो आप एडवोकेट नहीं भी हो तो आप सीएसीएस सीएमए की डिग्री के बेस पे एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाकर केस लड़ सकते हो अपनी कंपनी का, आपकी कंपनी अगर आपको अलाउ करती है तो। ठीक है, तो ये भी रूल है। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई। तो ये है हमारी कंपनी लॉ की कौन सी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, यहां पे वर्ड लिखा है ट्रिब्यूनल। तुमसे कोई पूछ ले कि सर ट्रिब्यूनल और कोर्ट में फर्क क्या है, तो फर्क ही यही है, हमारे इंडिया में खाली यही ट्रिब्यूनल नहीं है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल है। जैसे हमारे इंडिया में एक ट्रिब्यूनल है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहां पे पता है कौन से केस जाते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड, जितने भी एनवायरमेंट से पेड़ काट दिया ये वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करने वाले केस यहां जाते हैं। हमारे इंडिया में एक ट्रिब्यूनल है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहां पे सिर्फ कौन से वाले केस जाते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड। मतलब मेरे कहने की सेंस है, अगर तुमसे कोई एक लाइन में पूछ ले कि सर ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क होता है, तो सर आप बोलोगे ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस। क्या यहां पे कोर्ट में मर्डर डकैती रेप हर तरीके का केस जा रहा है, यस। लेकिन क्या ट्रिब्यूनल्स में हर तरीके का केस जा रहा है, एनसीएलटी में सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड, एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में खाली एनवायरमेंट रिलेटेड, आईटीएटी में खाली इनकम टैक्स रिलेटेड। तो यहां पे ट्रिब्यूनल्स में हर तरीके का केस नहीं जाते, सिर्फ स्पेसिफिक केसेस जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट में फर्क क्या है, कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस, ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दूसरा डिफरेंस, ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए, दूसरी चीज क्यों बनाए गए, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट्स। तुमसे कोई पूछे, अच्छा ये तो बात समझ आ गई तुम्हारे को कि कंपनी लॉ में 2 बॉडीज हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, सबसे एमसीए था, देन उसके नीचे आरडीज, देन आरओसीज। फिर दूसरी कौन सी है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज में सबसे लोअर लेवल पे क्या, एनसीएलटी। सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, एनसीएलटी। अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना, नॉलेज के लिए बताना बड़ा जरूरी है, कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसके अंदर भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हुआ करती थी। अच्छा, जो आज की डेट में एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी, वो उस जमाने में सीएलबी हुआ करता था, उसका नाम था कंपनी लॉ बोर्ड। पुराने वाले कंपनी लॉ, मैं कंपनी एक्ट 1956 की बात कर रहा हूं, इसको हम शॉर्ट में सीएलबी बोलते थे। फर्स्ट टाइम केस यहां जाता था, अब इसकी जगह पे तो एनसीएलटी आ चुका है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो अपील जाती थी हाई कोर्ट में, अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो अपील जाती थी सुप्रीम कोर्ट में।
ये मैं कंपनी एक्ट 1956 की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो सीएलबी था, सीएलबी, यहां पे सीए, सीएस, सीएम में कोई भी केस लड़ सकता था, सबको अलाउड था। सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट सबको केस लड़ना अलाउड था। लेकिन ऊपर वाले जगह पे अगर आप हार गए और अपील करनी है तो यहां पे खाली एडवोकेट्स के पास पावर थी। यहां पे खाली कौन जा सकता था? ओनली एडवोकेट्स। अब समझने वाली चीज पता क्या है, अगर आप अपने एंगल से भी देखो तो क्या हमारे नए कंपनी लॉ में हमारा रोल बढ़ गया? अच्छा, नए कंपनी लॉ में सीएलबी तो अबॉलिश ही हो गया, उसकी जगह पे नया क्या बना दिया गया नए वाले कंपनी लॉ में? एनसीएलटी। लेकिन हाई कोर्ट अबॉलिश नहीं हुआ। हाई कोर्ट में जो कंपनी लॉ के मैटर जाते थे वो पावर छीन के एक नई बॉडी बना दी गई, एनसीएलटी। तो हाई कोर्ट की जगह पे नए वाले कंपनी लॉ में एनसीएलटी आ गया, और सुप्रीम कोर्ट की जगह पे आज भी सुप्रीम कोर्ट ही है, अगर हम पुराने वाले लॉ के अकॉर्डिंग कंपेयर करें। अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखो तो क्या फायदा है? पहले हम खाली सीए, सीएम में एक ही जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, फर्स्ट लेवल पे सीएलबी में। अगर यहां से हार कर ऊपर अपील करनी है तो हमारे को हमेशा एडवोकेट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। नए वाले कंपनी लॉ में अब हम दो जगह तक केस लड़ सकते हैं अपनी कंपनी का, एनसीएलटी और एनसीएलटी में। तो हमारा रोल क्या अपील में भी आ गया अब नए वाले कंपनी लॉ में? यस, तो रोल बढ़ गया। मगर सुप्रीम कोर्ट में आज भी पावर खाली किसके पास है? एडवोकेट के पास ही है। तो पुराने वाले कंपनी लॉ, नए वाले कंपनी लॉ में फर्क समझ आ गया। अच्छा, ये पता मैं तुम्हारा क्यों बताइए ये बात? जो नया वाला कंपनी लॉ है ना, कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरा ना एकदम से इफेक्टिव नहीं हुआ था। इसको पूरा इफेक्टिव होने में 2016 में हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो प्रॉपरली इफेक्टिव जून 2016 के बाद से हुआ था। कंपनीज एक्ट 2013 जून 2016 से प्रॉपरली इफेक्टिव हुआ था। सर आया 2013 में, इफेक्टिव हुआ प्रॉपरली जून 2016 में। उसका लॉजिक पता है क्यों है? ऐसा क्यों हो गया? सर नए वाले कंपनी लॉ में नई बॉडीज बनाई गई, एनसीएलटी, एनसीएलटी। ये लॉ में तो इनके बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन ये बॉडी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रियल लाइफ में बॉडीज थी ही नहीं, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना था, उसमें टाइम लग गया। तो हुआ क्या, जो पुराने वाले कंपनी लॉ में सीएलबी था, सरकार ने क्या करा, सीएलबी की तो जगह पे नई जो बॉडी बनाई एनसीएलटी, तो इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं करना पड़ा। जहां जहां सीएलबी था उसका बोर्ड उतार के एनसीएलटी कर दिया, तो सीएलबी की जगह एनसीएलटी तो बन गया, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी था। लेकिन एनसीएलटी का तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, क्योंकि एनसीएलटी तो हाई कोर्ट के रिप्लेस पे आया पुराने वाले कंपनी एक्ट के कंपैरेटिव में। सीएलबी को तो खत्म करके एनसीएलटी बनाया गया, तो उनका बोर्ड उतार के एनसीएलटी लगा दिया। लेकिन हाई कोर्ट थोड़ी खत्म हुए हैं, हाई कोर्ट तो अपनी जगह पे आज भी है, वहां तो नॉर्मल केस जा ही रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट में कंपनी लॉ के मैटर के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, एनसीएलटी, हाई कोर्ट के रिप्लेस पे। तो ये बॉडी नई से बनानी थी, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, तो इसको बनाने में टाइम लग गया। इसलिए कंपनी लॉ जो 2013 वाला है वो प्रॉपरली इफेक्टिव आ तो 2013 में गया था, लेकिन प्रॉपरली इफेक्टिव जून 2016 में हुआ था। ठीक है जी, ये था पूरा कंपनी लॉ का बैकग्राउंड। तो अब तुम्हारे को दोनों चीजें समझ आ दी मैंने, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब समझ लिया। फिर कंपनी लॉ की दो बॉडीज है कंपनी लॉ में, अब आपको समझ आ गया। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और दूसरी कौन सी है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में सबसे टॉप लेवल पे क्या है? एमसीए, फिर नीचे आरडीज, 10 आरडीज, देन नीचे 31 आरओसीज। फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अंदर सबसे लोअर लेवल पे क्या है? एनसीएलटी। फिर उसके ऊपर अपील कहां जाएगी? एनसीएलटी। अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, और इन सबका रोल क्या है ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आगे की डिटेल में। सर अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आखिर कंपनी मानते किसको है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो तुमसे मैं बात कर रहा था, मैकडी, डोमिनोज, ज़ारा, गुची, वर्साचे, क्या ये सब कंपनियां हैं या नहीं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना कंपनी है क्या। अब देखते हैं। तो गाइस अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो अब हम कंपनी क्या होती है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, किसे मानते हैं, वो सब जानेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बात मेरे दिमाग में और आ गई है, जरा उसके बारे में बात कर लेता हूं, फिर उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लोगों को एक बात बताई थी कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर टोटल में 470 सेक्शंस हैं, करेक्ट।
और जो इस एक्ट का सेक्शन 1 है, और जनरली इस एक्ट का सेक्शन 1 नहीं, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 वहां से शुरू करेंगे। तो जो इस एक्ट का सेक्शन 1 है ना, वो सेम होता है, और हर एक्ट में सेक्शन 1 सेम ही होता है। इस एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो ये बताता है शॉर्ट टाइटल क्या है इस एक्ट का, एक्सटेंट क्या है, और कमेंसमेंट क्या है। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जनरली यही बताता है कि उस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, और कमेंसमेंट क्या है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट का क्या मतलब हो गया? मतलब इस एक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एक्सटेंट मींस ये एक्ट कहां तक फैला हुआ है, कहां तक लगता है, और कमेंसमेंट का मतलब है कि ये लॉ इंडिया में कब से लागू हुआ था। अच्छा, जैसे मैं तुम्हारे को बताऊं ना, इंडिया में पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड, जहां पे हर बंदे ने जो गुनाह करा उसकी पेनल्टी होती थी। उसका शॉर्ट टाइटल आईपीसी था, उसे हम शॉर्ट में आईपीसी बोलते थे। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी जा रही है, ऐसा बोलते हैं ना वो। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड को शॉर्ट में बोलते थे। इसके रिप्लेस पे इंडिया में नया लॉ आ चुका, अब ये कट चुका है। अब इंडिया में नया लॉ आ गया, भारतीय न्याय संहिता। ये इसके रिप्लेस पे आया नया लॉ। अच्छा, इसको हम शॉर्ट में बीएनएस बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता को। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? बीएनएस। तो ऐसे में जनरली हर बड़े लॉ का एक शॉर्ट टाइटल होता है। लेकिन जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट, इसका कोई शॉर्ट टाइटल नहीं है। कंपनीज एक्ट को शॉर्ट में भी कंपनीज एक्ट ही बोलते हैं। मतलब कुछ टीचर इसे गलत सिखाते हैं, कुछ टीचर ऐसे बोल देते हैं सीए 2013 कंपनी एक्ट को। नहीं, कंपनी एक्ट का कोई शॉर्ट टाइटल है ही नहीं। कंपनीज एक्ट क्योंकि पहले ही नाम छोटा है तो उसको शॉर्ट में भी कंपनीज एक्ट ही बोलते हैं। दूसरी बात आती है सर एक्सटेंड क्लॉज, ये कहां तक फैला हुआ है? तो आप यहां पे लिखोगे इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये मैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर क्यों लिखवा रहा हूं? जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना, वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था। लेकिन जो नया वाला कंपनी लॉ है, ये फ्रॉम द डे 1, जब से कंपनी एक्ट 2013 आया, ये स्टार्टिंग से होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। कंपनी एक्ट 1956 के बहुत सारे प्रोविजंस जेएंडके पे नहीं लगते थे, मतलब जेएंडके पे नहीं लगता था कंपनी एक्ट, गोवा पे, दमन पे, दीव पे, ऐसे बहुत सारी जगहों पे कंपनी एक्ट 1956 एप्लीकेबल नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई थी कि आपको जो लगता है कि किन किन एरिया में कंपनी लॉ की जरूरत नहीं है, जहां पे कॉर्पोरेट्स कम है, तो वहां पे आप कंपनी लॉ एप्लीकेबल मत कराओ। पुराने वाले कंपनी लॉ में पावर दी गई थी, नए वाले कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वाली पावर छीन ली गई है, जिसमें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सी स्टेट पे कंपनी लॉ लगाना है, कौन सी पे नहीं। नया वाला कंपनी लॉ इसी वजह से, ये जो हम कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर अब आती है बात कमेंसमेंट कि सर हमारा कंपनी लॉ एप्लीकेबल कब से हुआ? सर अब इसके लिए ना एक बात ध्यान देना, कंपनीज एक्ट 2013 नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंडिया में कब आया था, 2013 में। और आपको मैंने यह भी बताया कि सर कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल में कितने सेक्शंस हैं, 470, ये भी बता दिया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कंपनी एक्ट आ जरूर गया था 2013 में, लेकिन ये ना एकदम से इफेक्टिव नहीं हुआ था, इसको धीरे धीरे करके इफेक्टिव किया गया था। तो वैसे अगर हम इसकी कमेंसमेंट की बात करें तो ये इफेक्टिव हुआ था 30 अगस्त 2013 को, 30 अगस्त 2013 को ये इफेक्टिव हुआ था। लेकिन जब ये इफेक्टिव हुआ तो ये पूरा एक साथ इफेक्टिव नहीं हुआ, धीरे धीरे करके इफेक्टिव करा। जैसे 470 सेक्शंस में से ना 1 अप्रैल 2014 तक, 1 अप्रैल 2014 तक ओनली 282 सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था। कितने सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था? 282 सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था बस, ओनली 1 अप्रैल 2014 तक। टोटल सेक्शंस 470 हैं, लेकिन उसमें से खाली एप्लीकेबल कितने थे? 282। बाकी सेक्शंस को इफेक्टिव ही नहीं किया गया था। उसका रीजन सिर्फ इतना ही था क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि नए कंपनी लॉ में जो 2 बॉडीज आई हैं, एनसीएलटी और एनसीएलएटी,
ये पुराने वाले कंपनी लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने तुम्हारे को बताया एनसीएलटी की जगह पे पहले वाले कंपनी लॉ में सीएलबी था, कंपनी लॉ बोर्ड, और एनसीएलटी तो हाई कोर्ट के रिप्लेस पे आया, और हाई कोर्ट तो आज भी है इंडिया में, लेकिन उधर से कंपनी लॉ का रूल खत्म करके एनसीएलटी में डाला। तो वो बॉडीज बनाने में टाइम लग गया। जो पूरा कंपनी लॉ इफेक्टिव हुआ था वो जून 2016 से फुल कंपनी लॉ इफेक्टिव हुआ था। तो मतलब कंपनी लॉ धीरे धीरे करके इफेक्टिव हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से कंपनी लॉ का इफेक्टिव करो, लेकिन फिर भी तुमसे कोई पूछे कि कंपनी लॉ की इफेक्टिव डेट क्या है, तो वो 30 अगस्त 2013 है। लेकिन जब ये आया ना 30 अगस्त 2013 को, तो उस टाइम पे ओनली सेक्शन 1 ही इफेक्टिव किया गया था। सेक्शन 1 इफेक्टिव किया गया था। अच्छा, सेक्शन 1 क्या है अब आपको पता ही है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो इसको इफेक्टिव करके भी क्या ही कर लिया, ओनली सेक्शन 1 इफेक्टिव हुआ था इस डेट को। और 1 अप्रैल 2014 तक, 1 अप्रैल 2014 तक 282 सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था आउट ऑफ टोटल 470 सेक्शंस। अब जरा मैं आगे की बात करूं तो कुछ और बातें कर लेते हैं। सब तुम्हें लॉ पढ़ने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। सर, जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं ना, तो उसका तरीका क्या होता है जरा वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैंने यहां पे लिखा सेक्शन 410 सबसेक्शन 1A2। अगर मैंने ये ऐसे लिखा है तो आप इसको रीड कैसे करोगे? लॉ को पढ़ने का तरीका क्या है वो सिखा रहा हूं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो इसे रीड कैसे करोगे? ये जैसे लिखा है सेक्शन 410, तो दिस इज सेक्शन, ये जो ऊपर 1 लिखा है दिस इज सब सेक्शन। सबसे पहले आता है सेक्शन, फिर क्या आता है सब सेक्शन। ये जो ए है दिस इज क्लॉज, और ये जो 2 है दिस इज सब क्लॉज। तो इसका मतलब लॉ को पढ़ने का तरीका क्या हुआ? सबसे पहले आता है सेक्शन, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। तो इसका मतलब हम रीड कैसे करेंगे? मान लो अगर मैं ये 1 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सेक्शन 410 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं। मान लो अगर मैं ये ए वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 410 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ रहा हूं। अगर मान लो मैं ये 2 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 410 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। तो ये लॉ को पढ़ने का तरीका होता है। सबसे पहले क्या होता है सेक्शन, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। लेकिन ना कई बार ऐसा होगा कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आएगा, सीधा क्लॉज आ जाएगा। वैसे नॉर्मली मैंने क्या बोला, पहले सेक्शन आएगा, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। लेकिन कई बार ऐसा होगा सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा ही नहीं, सीधा क्लॉज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं 1 या 2 क्लास के बाद तुम्हारे से बात करूंगा, इधर ही तुम्हारे को लेक्चर में ही सिखाऊंगा। अभी के लिए रट लो, अभी के लिए रट लो कि जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी चीज की, तो वहां पे सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं होता, सीधा क्लॉज होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, जो कंपनी लॉ में कंपनी शब्द डिफाइन है, कंपनी लॉ में जो कंपनी शब्द डिफाइन है वो सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20 में डिफाइन है। तो अभी मैंने अगर तुम्हारे को मैंने बोला कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है तो तुम नॉर्मली इसको क्या बोलोगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। लेकिन नहीं, जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो हम सेक्शन 2 के बाद सीधा क्लॉज बोलेंगे, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। तो हम इसे बोलेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 20। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली जब हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है इस लॉ में, तो वो जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है ना वो ऐसे दी हुई है, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 लिखा हुआ है वहां पे। तो अब आप इसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, क्लॉज 68। इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात यह हो गई कि नॉर्मली सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है। लेकिन जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किसी चीज की तो वहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आएगा, सीधा क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं 1 या 2 क्लास के बाद बात करूंगा। अभी के लिए रट लो कि जब हम नॉर्मल सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन के बाद सब सेक्शन बोलेंगे, और जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सेक्शन के बाद क्लॉज बोलेंगे। एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात यह कि सर जो डेफिनेशंस होती है ना वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है मीन्स वाली, एक होती है इंक्लूड्स वाली। सर इन दोनों शब्दों में भी फर्क होता है, ये हमें पता होना चाहिए।
देखो कई बार ऐसे लिखा होता है दिस मीन्स दिस, और कई बार लिखा होता है दिस इंक्लूड्स दिस। तो इन दोनों डेफिनेशनों का मतलब क्या है, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर किसी डेफिनेशन में मीन्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो फाइनल डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव फाइनल डेफिनेशन है, मतलब हमारे को दिमाग नहीं लगाना, वो एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मींस फाइनल। लेकिन अगर किसी डेफिनेशन में इंक्लूड शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डेफिनेशन फाइनल नहीं है, वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और चीजें भी कवर हो सकती हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देके बात करता हूं। मैंने किसी बंदे से पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, एसेट का क्या मतलब है? तो वो मेरे को कहता है कि एसेट मींस एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड। किसी चीज के लिए खर्चा कर दिया लेकिन फायदा भी नहीं मिला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड मतलब अभी नहीं मिला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। जैसे हमने एसी खरीदा तो पैसा तो अपने एकदम से खर्च दिया, लेकिन क्या फायदा अभी मिल रहा है? जैसे जैसे जब तक एसी चलता रहेगा 3 4 5 साल धीरे धीरे बेनिफिट मिलता रहेगा, धीरे धीरे मिलता रहेगा। आपने टीवी खरीदा, पेमेंट तो एकदम से कर दी, क्या बेनिफिट अभी मिल गया? जब तक टीवी चल रहा है बेनिफिट मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा। इसका अलग खर्चा हाथों हाथ कर दिया, बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, उसे हम एसेट बोलते हैं। तो उसने मेरे को सीधा बोला एसेट मींस एक्सपेंस इनकर्ड बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड। इसका मतलब वो फाइनल डेफिनेशन है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने किसी और से पूछा कि व्हाट इज एसेट, तो वो कहता है यार मेरे को ये तो नहीं पता कि एसेट का मतलब क्या है, लेकिन मेरे को ये पता है कि एसेट में क्या क्या आता है। एसेट में लैंड भी आती है, बिल्डिंग भी आती है, कार भी आती है, ज्वेलरी भी आती है। इसका मतलब क्या वो मेरे को एसेट समझा रहा है, या वो मेरे को सिर्फ ये बता रहा है कि एसेट में क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है। इसका मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रहा है, वो फाइनल डेफिनेशन नहीं बता रहा। इसका मतलब जहां पे इंक्लूड शब्द लिखा होगा मतलब वो फाइनल डेफिनेशन नहीं है, जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और चीजें भी कवर हो सकती हैं। लेकिन जहां पे मीन्स लिखा होगा इसका मतलब वो फाइनल डेफिनेशन है, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वही फाइनल है, उसके अलावा और कुछ नहीं कवर होगा उसके अंदर। तो अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने देखा सर कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस हैं, हमने बात करी। और उसका जो सेक्शन 1 है वो क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, वो क्या होता है हमने समझ लिया। जो कंपनी लॉ का सेक्शन 2 है ना, ये डेफिनेशन सेक्शन है, यहां पे सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। अच्छा, डेफिनेशंस का रोल क्या होता है सर? पूरे एक्ट में जो शब्द यूज होने वाले हैं उन शब्दों का मतलब स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन सेक्शन में बता दिया जाता है, ताकि बंदे को पूरे एक्ट में जहां भी वो वर्ड यूज हो तो उसको उसका मतलब पहले से पता हो। जैसे कंपनी शब्द, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनी क्या है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है। अब हम पूरे एक्ट में जहां भी वर्ड कंपनी पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी मानेंगे। अब प्राइवेट कंपनी है, अब प्राइवेट कंपनी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है। अब आगे पूरे कंपनी लॉ में जहां भी वर्ड प्राइवेट कंपनी आएगा तो हम वो वाला मतलब मानेंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दिया हुआ है। इसका मतलब डेफिनेशन सेक्शन का रोल क्या है कि जो शब्द आने वाले इस एक्ट में यूज होने वाले हैं उन शब्दों का मतलब पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है कि इन शब्दों का मतलब ये लेना है। तो अब ना मैं तुम्हारे को, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं तुम्हारे को इस एक्ट का एक बेस समझाने के लिए, देखो मैं सारा सेक्शन 2 अभी नहीं कराऊंगा, हम धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक की डेफिनेशन कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सेक्शन 2 में से आपको 3 डेफिनेशंस कवर कराने वाला हूं। उन 3 डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको वो 3 डेफिनेशन समझ नहीं आएंगे उसको कंपनी लॉ समझ नहीं आएगा। और उन 3 डेफिनेशन से यह क्लियर होगा कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आखिर हम कंपनी मानते किसको है। तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी क्या होती है अब हम वो समझेंगे, और ये जो बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर काम कर रही हैं क्या वो कंपनी है भी या नहीं, अब हम वो भी समझेंगे। तो अब हम सेक्शन 2 की वो 3 डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। मैं अभी वीडियो को पॉज करके वो तीनों डेफिनेशंस पहले नोट डाउन कर रहा हूं ताकि वीडियो का लेंथ ना खींचे, लंबी ना होए। मैं पहले से नोट डाउन कर रहा हूं और फिर उसके बाद मैं वापस वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा, तो सामने डेफिनेशंस लिखी होंगी, तुम सिर्फ सीधा देखकर नोट डाउन करने वाला काम करना, ठीक है ना? तो वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होगी, ठीक है? तुम वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना उन डेफिनेशंस को। अब मैं वो तीनों डेफिनेशंस को पहले लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा भी वो क्या होती है, ठीक है? पहले वो लिखते हैं। तो गाइस अब हम समझने जा रहे हैं कि अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो आखिर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको है। उसके लिए ना मैंने 3 डेफिनेशंस यहां पे नोट डाउन करी हैं, 3 डेफिनेशंस। ये
तीनों जब तक एक साथ नहीं समझ आएंगी तब तक हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैंने तीनों को नोट डाउन कर दिया है। मैंने पहले से नोट डाउन कर दिया है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। पहले अब वन बाय वन सारी डेफिनेशंस को समझना शुरू करते हैं। सर अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो पहली डेफिनेशन हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आखिर कंपनी मानते किसको है, जरा उसके बारे में बात करें। तो कंपनी शब्द कंपनी लॉ में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है। मैंने तुम्हारे को अभी क्या बोला था कि यहां पे से क्लॉज बोलना है, सबसेक्शन नहीं बोलना। नॉर्मली सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है, लेकिन डेफिनेशन वाली जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में सेक्शन के बाद क्लॉज आएगा। आगे जाके हम बात करेंगे अगले 1-2 लेक्चर के अंदर कि सेक्शन के बाद क्लॉज ही क्यों बोला मैंने, इसको सबसेक्शन क्यों नहीं बोला। तो जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में यहां पे क्या लिखा हुआ है, एज पर दिस सेक्शन कंपनी मीन्स, पहली बात ये मीन्स वाली डेफिनेशन है, इंक्लूड्स वाली नहीं है, मतलब जो लिखा है वही फाइनल है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी मीन्स आ कंपनी, लॉ मेकर क्या बोल रहा है, कंपनी क्या है, कंपनी है। तो इसका मतलब इस कंपनी और इस कंपनी में फर्क होगा। इस कंपनी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इस कंपनी का क्या मतलब है यहां पे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसका मतलब क्या है, कंपनी एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जहां पे कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। आगे विच इज इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा वर्ड क्या है, इनकॉर्पोरेटेड। देखो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है यहां पे जो आपको अभी के लिए लिखना है वो लिखना है फॉर्म्ड या फिर रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड बोल लो या रजिस्टर्ड बोल लो, फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड, ये अभी के लिए बोल रहा हूं। अभी 1 या 2 क्लास में आगे जाकर बात करूंगा कि ये इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड नहीं होता, कुछ और होता है, लेकिन वो अभी नहीं समझा सकता पहली क्लास में। अभी के लिए इतना मान लो कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। कहां पे रजिस्टर्ड है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कौन सा वाला, रिलेटिंग टू कंपनीज। अच्छा हमारे इंडिया में क्या सर इससे पहले भी कंपनी लॉ थे, यस। प्रीवियस लॉ के एग्जांपल में अगर हम लिखें तो कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, क्या हो गया इसको, इरेजर नहीं चल रही, पता नहीं वो वर्ड नोट काम नहीं कर रहा ढंग से। कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर आप इस डेफिनेशन को समझो तो ये कह क्या रहा है, अगर आप इस डेफिनेशन को समझो तो कह रहा है कंपनी क्या है, कंपनी मींस एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि एक संस्था है, जो कि कहां रजिस्टर हुई है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है या इंडिया में जो पहले कोई कंपनी लॉ था उसमें रजिस्टर हुई है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, जैसे जितनी भी नई कंपनियां जो अब बन रही हैं वो सारी तो कंपनीज एक्ट 2013 में बन रही होंगी, लेकिन पहले की कंपनियां रिलायंस, टाटा, ये सब अब थोड़ी बनी है, तो पहले की चलती आ रही है। अगर टाटा की बात करूं तो टाटा स्टील्स तो 1902 में 1902 में बनी थी, वो जमशेद जी टाटा जी ने बनाई थी। देन उनके बाद रतन टाटा जी आए, देन उसके बाद अब तो वो भी गुजर गए, तो है ना, तो अब उसके बाद आगे के लोग, दूसरे लोग इसको कंपनी को चला रहे हैं। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर तुम बड़े ध्यान सुनो, ये कंपनी लॉ 2013 कहां का है, इंडिया का। कंपनी एक्ट 1956 भी कहां का था, इंडिया का था। कंपनी एक्ट 1913 भी कहां का था, इंडिया का। उससे पहले वाले भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जितने भी इंडिया में लॉ है सब इंडिया के हैं। इसका मतलब अगर हम इस डेफिनेशन को समझें तो ये कह रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा देखो, कह रहा है कंपनी एक संस्था है जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है या पहले वाले किसी कंपनी लॉ में इंडिया में बनी है। ये सारे कंपनी लॉ इंडिया के हैं, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो रही है, कंपनी एक्ट 2013 कहां पे है, इंडिया का। ये बाकी कंपनी लॉ भी कहां के हैं, इंडिया के। इसका मतलब जब हम बोले कंपनी, तो कंपनी का मतलब है ओनली इंडियन कंपनी। कंपनी का मतलब ओनली इंडियन कंपनी।
एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा एटसेट्रा, ये सारी इंडियन कंपनी है। अच्छा, कंपनी इंडियन होनी चाहिए, भले फिर वो कंपनी से 2013 में बने या पहले वाले किसी कंपनी लॉ में इंडिया में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंडिया में बनी है जैसे हल्दीराम्स, रिलायंस, टाटा, तो वो कंपनी है। इसका मतलब सर जो बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है, मैकडी, डोमिनोज, ज़ारा, गुची, वर्साचे, ये जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बाहर काम कर रहे हैं इंडिया में आके, क्या ये कंपनी नहीं है? आंसर इज नो, ये कंपनी नहीं है, ये कंपनियां नहीं है। सर अगर ये कंपनी नहीं है तो फिर ये क्या है? ये बाहर की कंपनी इंडिया में आकर ऑपरेट कर रही है, तो इनके ऊपर कंपनी लॉ तो लगता होगा। यस, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर कंपनी लॉ नहीं लगाएंगे तो फिर तो इंडिया में वो अगर कोई लॉ ही नहीं होगा उनको रेगुलेट करने वाला, तो फिर वो इंडिया में जो मन में आएगा वो करेंगी। तो उनके ऊपर कंपनी लॉ तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं है। सर वो फिर क्या है, जरा उसके बारे में बात करेंगे भी आगे। लेकिन अब एक चीज तो क्लियर हो गई, एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी खाली किसको मानेंगे? इंडियन कंपनी को मानेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है या पहले वाले में बनी हो, बस बनी इंडिया में होनी चाहिए, वो कंपनी है। ये पहली डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज फॉरेन कंपनी। एक डेफिनेशन लिखा, देखो पहले तुम्हारे को लिखा कंपनी, ये कहां डिफाइन थी? सेक्शन 2 + 20 में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन करा रहा हूं तुम्हारे को फॉरेन कंपनी। सर ये कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 + 42 में। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखो, ये भी नोट डाउन कर लेना पहले। एज पर दिस सेक्शन फॉरेन कंपनी मींस, देखो यहां पे भी मींस है, यहां पे भी क्या है? मींस। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये फाइनल है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो डेफिनेशन दी गई फाइनल है। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन कंपनी क्या है? जो बनी बाहर है लेकिन ऑपरेट कहां पे आके हो रही है? इंडिया में आके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। जैसे मैकडी इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? बाहर, ऑपरेट कहां पे हो गया? ये आउटलेट्स कहां खोल रखे हैं? इंडिया में। डोमिनोज, ज़ारा, गुची, वर्साचे, ये सब बने बाहर हैं, ऑपरेट इंडिया में हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। और एक चीज और, वो इंडिया में फिजिकली भी काम कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैकडी, डोमिनोज फिजिकली काम कर रहे हैं, अमेजॉन इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है। तो ले दे के अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर ऑपरेट कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी कहां डिफाइन है? 2 + 42 में। अच्छा ये याद रखना, इंडिया में आकर धंधा होना जरूरी है। अगर कोई बाहर की कंपनी बाहर ही ऑपरेट हो रही है, बाहर ही बनी है, बाहर ही ऑपरेट हो रही है, इंडिया में आकर धंधा कर ही नहीं रही, तो उसे हम फॉरेन एंटिटी बोलते हैं, फॉरेन कंपनी नहीं बोलते, फॉरेन कंपनी नहीं बोलते। तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? जो बनी बाहर है लेकिन ऑपरेट इंडिया में आकर हो रही है। अगर कोई कंपनी बाहर की बाहर ही बनी है, बाहर ही ऑपरेट हो रही है, वो इंडिया में आई ही नहीं, तो उसे हम फॉरेन एंटिटी बोलते हैं, फॉरेन कंपनी नहीं बोलते। अच्छा सर, ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़कर हमारे को ये तो समझ आ गया कि फॉरेन कंपनी होता क्या है, लेकिन क्या इस डेफिनेशन को पढ़कर कहीं से भी ये क्लियर हो रहा है कि इसके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। हाँ, अच्छा कंपनी की डेफिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा, लेकिन ये इंप्लाइड है कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी लॉ कंपनी इंडियन कंपनी पे तो लगेगा, ये बात तो समझ आती है। लेकिन फॉरेन कंपनी वाली जो अगर हम बात करें तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि इसके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा। अब एक समझने वाली चीज यहां पे ये है कि सर हमारे को कंपनी और फॉरेन कंपनी की ये बात तो समझ आ रही है कि कंपनी इंडिया में बनी है तो ये इंप्लाइड है कि फॉरेन कंपनी लॉ लगेगा, लेकिन फॉरेन कंपनी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जब ऐसी कोई दिक्कत आए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूछा जाता है, एमसीए से, कि सर आखिर हमारा कंपनी लॉ लगेगा किस पे? तो एमसीए ने क्लैरिफाई करा कि ना तो हमारा कंपनी लॉ इंडियन कंपनी पे लगेगा कंपनी पे, ना फॉरेन कंपनी पे, हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। एमसीए ने क्या बोला कि हमारा कंपनी लॉ किस पे लगेगा? बॉडी कॉर्पोरेट पे। अब जब हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा तो बॉडी कॉर्पोरेट क्लियर होना जरूरी है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। और ये थर्ड डेफिनेशन हमारी, हमें तीनों डेफिनेशन एक साथ पढ़नी है। तो अभी हमने कंपनी समझ लिया 2 + 20 में डिफाइन है, फॉरेन कंपनी समझ लिया 2 + 42 में डिफाइन है, बॉडी कॉर्पोरेट कहां डिफाइन है? 2 + 11 में। और यहां पे क्या लिखा हुआ बड़े ध्यान से देखो, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो 2 + 11 में डिफाइन है, यहां पे लिखा है एज पर दिस सेक्शन
बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, इस बॉडी कॉर्पोरेट का एक और नाम भी है कॉर्पोरेशन बोल लो, इंक्लूड्स, अच्छा ऊपर वाली दोनों डेफिनेशंस मींस थी, मींस, नीचे वाली इंक्लूड्स है, मतलब जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी कवर हो सकता है। और यहां पे क्या लिखा है एज पर दिस सेक्शन, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बस इतना लिखकर लॉ मेकर ने छोड़ दिया। तो सेक्शन 2 क्लॉज हमारे लॉ मेकर ने क्या बोला, हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा, और बॉडी कॉर्पोरेट कहां डिफाइन है, 2 क्लॉज 11 में, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स। अब जब मैं बोल रहा हूं इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स का मतलब है जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर ये इंक्लूड्स ना होता और ये इंक्लूड्स की जगह मींस होता, तो इसका मतलब ये होता कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है फॉरेन कंपनी, लेकिन ऐसा तो लॉ मेकर ने लिखा नहीं, लॉ मेकर ने तो इंक्लूड्स लिखा है, तो इसको हम फिर क्या मानेंगे। तो इसके लिए फिर अगेन एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने बोला कि यहां पे इंक्लूड्स वर्ड का मतलब क्या है, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और क्या बोला, हियर इंक्लूड्स वर्ड इंडिकेट्स दैट along with foreign companies, Indian companies will also fall under the definition of body corporate। तो एमसीए ने क्या बोला, फॉरेन कंपनीज के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होंगी। इसका मतलब ये हो गया बॉडी कॉर्पोरेट में सारी कंपनी आएंगी, इंडियन भी और फॉरेन भी, और हमारा कंपनी लोग इसके ऊपर लगता है बॉडी कॉर्पोरेट पे, तो इस वजह से जो बाहर की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट हो रही हैं उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता है। अब लॉजिक समझ आया कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है, तो बाहर की कंपनी जब इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है तो उन्हें कंपनी तो नहीं बोलेंगे, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, या तो फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं या बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं। और हमारा कंपनी लॉ क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में लगता है, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन भी आती है, इसलिए बाहर की कंपनीज के ऊपर कंपनी लॉ लगता है। अच्छा, इसीलिए एक चीज कही जाती है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, जिस एग्जांपल लेके बात करते हैं मेरा ध्यान से देखना। मैं यहां पे ना एक एग्जांपल बनाता हूं, मान लो एक कॉलम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे मैंने लिखा रिलायंस, यहां पे मैं कॉलम बना देता हूं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं, आएगी या बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं। मेरे को एक बात एग्जांपल देके बात करना। सबसे पहले मैंने बात करी रिलायंस, और एक कॉलम एक और बनाते हैं, कॉलम कंपनी का। एक मिनट, यहां पे ना वो वर्ड काम नहीं कर रहा, कर गया काम, अब कर रहा है, रुको थोड़ा साफ साफ बनाते हैं, रुक जाओ। रुको, यहां पे ना कॉलम बनाते हैं, जरा एक बनाना, एग्जाम्पल लिखते हैं। एक कॉलम बनाते हैं कंपनी का और एक कॉलम बनाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का। एक कॉलम बनाया कंपनी का और एक कॉलम बनाया बॉडी कॉर्पोरेट का। अब मेरे को बताना, जैसे एग्जांपल लेके बात करें, पहला आ गया रिलायंस, पहले आ गया, सबसे पहले हम बात करें तो रिलायंस। मेरे को एक बात बताओ, क्या रिलायंस कंपनी है? आंसर इज यस, कंपनी है। क्यों सर, क्यों सर? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी खाली किसको मानते हैं? इंडियन कंपनी को। और रिलायंस कहां बनी है? इंडिया में, तो रिलायंस कंपनी तो है। तो क्या सर रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस, रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में अभी हमने पढ़ा कि एमसी ने क्या क्लैरिफाई करा, बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी के साथ साथ इंडियन भी आती है, तो रिलायंस कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सर टाटा मोटर्स, क्या ये कंपनी है? आंसर इज यस, क्योंकि इंडिया में बनी है। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है? आंसर इज यस, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन भी आती है। सर मैकडॉनल्ड्स, सर क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि सर कंपनी हम एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी हम खाली किसको मानते हैं? इंडियन कंपनी को। क्या ये इंडिया में बना है? नहीं। लेकिन क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस,
बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती हैं और फॉरेन भी आती हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डोमिनोज, सर क्या ये कंपनी है? क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि ये इंडिया में नहीं बना। इस कंपनी का नाम वैसे डोमिनोज तो उनका प्रोडक्ट का नाम है, जो ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है वैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स। क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि ये इंडिया में नहीं बनी। लेकिन क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती हैं और फॉरेन भी आती हैं। तो सर हमने ये देख लिया, यहां पे जो चीज लिखी थी, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। क्या ये बात सच नहीं हो गई? जो कंपनी है, कंपनी में आ रही है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में भी आ रही है। लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट में आ रही है नीचे वाली दो, क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो। तो हर एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये ओके है, लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमारे को ये भी क्लियर हो गया कि आखिर हम एज पर कंपनी लॉ कंपनी मानते किसको हैं। समझ आ गई ये बात? तो अब हमारे को समझ आ गया सर, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी हम खाली इंडियन कंपनी को मानते हैं, फॉरेन कंपनी को हम कंपनी नहीं मानते। फॉरेन कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं, और एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, वो भी समझ आ गया। तो ले देखे अब हमारा कंपनी लॉ लेकिन फॉरेन कंपनीज पे क्यों एप्लीकेबल होता है सर? क्योंकि हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होता है, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन भी आती है। तो आज की लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आज आपको मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, जरूरत से ज्यादा सिखा दिया। तो आज तुम्हारे को मैंने लॉ क्या, कंपनी लॉ के अंदर लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, वो तो पहले लेक्चर में सिखा दिया था। आज के लेक्चर में हमने तुमने कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, कब इफेक्टिव हुए, कंपनी लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कौन सी हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन सी हैं, कंपनी किसको मानते हैं, ये सब आज हमने सीख लिया। ठीक है, आगे की बात हम डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो हमारे YouTube पे AFLM चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, जाके सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।